हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। डीएसएसबी का जैसे कि नया शेड्यूल आ चुका है और कुछ पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उनमें से एक लाइब्रेरियन भी है। इसी बीच एक बच्चे ने भी देखो ये आंसर की शेयर की है लाइब्रेरियन की। ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस लाइब्रेरियन है जिसका पोस्ट कोड था 92/20। और ये एग्ज़ाम जो हेल्ड हुआ था 25/11/2021 को हुआ था। कंप्लीट आंसर की है। मीडियम इसका इंग्लिश है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी हम जो है मैथ्स का तो पोर्शन सॉल्व करेंगे ही। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ज़रूर एनालाइज करो और कहीं ना कहीं देखो वो चीज़ें आपको काम भी आएगी। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहे हैं। मीडियम बेशक इंग्लिश है लेकिन मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करता चलूँगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए विजिबल है क्वेश्चन, हिंदी वालों को मैं ट्रांसलेट करता चलूँगा। और क्या हो सकते हैं बेस्ट सॉल्यूशन, एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक वस्तु को 11% लाभ और 15% हानि पर अगर आप बेचते तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 1235 बनते हैं। तो बताना है इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका देखो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम सीपी को 100 मान सकते हैं और 100 वाला सामान अगर आप 11% प्रॉफिट पर बेचते तो 111 में बेचते। 15% हानि पर अगर आप 100 वाला सामान बेचते तो 85 में बेचा जाता वो सामान। और दोनों का अगर डिफरेंस चेक करें तो हमारे हिसाब से बन रहा है ये 26 और इसी की एक्चुअल वैल्यू 1235 गिवन है। तो बस 1235 को आप डिवाइड करोगे 26 से ताकि एक की वैल्यू आ जाए और निकालनी हमें 100 की वैल्यू है यानी कॉस्ट प्राइस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 से 13 बारी कटा और ये नंबर 50 बारी। बाकी 13 से ये नंबर कटना ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन पूरे पूरे हैं। 9 टाइम्स 117 होते हैं और बचा 65 यानी 5 और 95 इंटू 50। बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 4750। इसके बाद जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये डीआई का क्वेश्चन है। आपको एक बार चार्ट दिखा रखा है और अप्रैल यानी ब्लू कलर, मई ऑरेंज कलर। तो ये दोनों आपको बता रहे हैं कि किस शहर में कितने कोरोना के पेशेंट्स थे अप्रैल और मई में। टोटल 5 शहर हैं। इस पर एक सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं मई में अप्रैल की तुलना में और वो भी पांचों शहरों के मिलाकर, तो वो आपको बताने हैं कितने पेशेंट्स बढ़े हैं। पहला तरीका इसका क्या है, देखो कि बच्चे पहले ऐड करते हैं अप्रैल वाले सभी नंबर्स को, फिर एक बारी ऐड करते हैं वो मई वाले सभी नंबर्स को और फिर जो डिफरेंस आता है वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक शहर को देखो। हर जगह देखो अप्रैल की तुलना में अगर आप मई को देखते हो तो पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप एक एक शहर में देख लो कितना कितना इंक्रीज़ हुआ है और उनको सबको लास्ट में जोड़ देना। तो अगर डाटा आपको बिल्कुल विजिबल है तो नोएडा में देखो 4000 थे अप्रैल में और 10,000 हो गए मई में, तो यानी यहाँ बढ़े 6000 लोग। उसी तरीके से बरेली में 2000 से 5000 तो यानी 3000 बढ़े। अगर बात करें रुड़की की 1500 से 3000 हो गए तो यानी 1500 लोग बढ़े। मुंबई में 8000 से हुए 20,000 यानी 12,000 बढ़े। और बिल्कुल लास्ट अहमदाबाद में 7 से 13 यानी 6,000। और बस सिंपली अब आप इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 और 3 9,000, 9 और 12 21 और 6 27,000 और 1500 28,500। टोटल इतने नए पेशेंट्स मई में कोरोना के आए हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम की यहाँ बात हो रही है, समलंब उसको हिंदी में बोला जाता है। और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना एक बार इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। आपको याद होगा ये दोनों समांतर भुजाएं होती है यानी पैरेलल साइड्स, और इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो, ये हाइट होती है। एरिया इसका होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी समांतर भुजाओं का योग और इंटू में हाइट।
तो यहाँ देखो, एक तो आपको एरिया गिवन है 140, उसके अलावा आप इसको फॉर्मूले के इक्वल अगर करते हो तो दो समांतर भुजाओं में से एक आपको गिवन है 12.5 और दूसरी साइड को आप बी मान लो, और हाइट भी आपको गिवन है 8। तो सिंपली बस आप यहाँ बी की वैल्यू निकालो। तो देखो, 2 से नंबर 4 बारी कटा, 4 ने इस नंबर को काटा पूरा 35 बारी, और 35 जो है यहाँ पर वो बराबर हुआ 12.5 प्लस बी के। तो यानी बी की वैल्यू आपको मिलेगी 35 माइनस 12.5, डेट इज़ 22.5। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। देखो, इस बार ये आपको टेबल दिखा रखी है। टोटल ये 5 आदमी है, 5 लोग हैं जिनके नाम ABCDE है। मार्च से जुलाई तक यानी टोटल 5 महीनों में किस आदमी की कमाई किस महीने में कितनी थी वो आपको गिवन है। और एक सवाल इस पे पूछा ये गया है, इफ़ वी अरेंज द टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच पर्सन ड्यूरिंग दीज 5 मंथ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच पर्सन अर्निंग विल बी सेकेंड इन द लिस्ट। कहते हैं कि अगर हम इन सभी की कुल कमाइयों को घटते क्रम में लगाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में, तो बताओ इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर कौन होगा। तो घटते क्रम में आप तभी लगा पा रहे होंगे जब आपको टोटल अर्निंग सबकी पता हो, और टोटल अर्निंग्स के लिए आपको इनको जोड़ना ही पड़ेगा। एक एक करके देखो, आप मेरे साथ साथ इनको जोड़ो। जोड़ने का बेस्ट तरीका ये होता है कि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को अलग से जोड़ लेना और मोटा मोटा भी जोड़ो। तो 24 और 25 होता है 49, 49 और 25 74, और ये पूरा 100 और 126। अब पॉइंट वाले नंबर्स को जोड़ते हैं। देखो, 0.5 और 0.5 पूरा एक हो गया, यानी कि 126 में एक और जोड़ दो 127, और यहाँ से 0.8 0.2 फिर से 1 हो गया। तो एक ही अगर आप समझ पा रहे हो, टोटल अर्निंग्स आई 128। ऐसे ही आप एक एक करके सबको जोड़ो। इसके बाद बी को जोड़ते हैं। 23 और 24 47 और 25 आप इसमें जोड़ते हो तो 72। 27 जोड़ोगे 99, इसका एक उठाया 100 और 25 और 125। और देखो फिर से 0.8 0.21 0.5 0.51, तो दो आप 125 में और जोड़ोगे तो B 127। सी को जोड़ते हैं। देखो, 25 24 49, 49 में 26 जोड़ा 75, 24 जोड़ा 99, और एक और 27 यानी 127। 0.2 0.81 0.5 0.51, तो 127 और 2 129 ये हो जाना चाहिए। आप एक बारी रिकैलकुलेट कर लेना। डी पे चलते हैं। इसके बाद 24 24 48 और 25 73, और ये पूरा 100 128। फिर से देखो एक और एक, तो ये 130 बन रहा है पूरा। अब ई को और जोड़ लेते हैं फटाफट से। देखो, 25 और 26 51, 51 में 27 जोड़ा तो ये हो गया 78। 105 और 26 131, तो यही बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा है ये। और पॉइंट वाले नंबर्स को जोड़ेंगे तो 131 से भी ऊपर ही बना। तो यानी सबसे बड़ा जो था यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अर्निंग्स ई की थी, टोटल अर्निंग्स। और सेकंड जो इस लिस्ट में नाम आ रहा है, देखो इन सब में डी सबसे बड़ा है। तो अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे यानी घटते क्रम में, तो इस लिस्ट में सेकंड नाम है डी का। तो डी इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, अगर एक ऊपर कैलकुलेटिव था तो नीचे बहुत इजी क्वेश्चन भी है। एक नंबर आपको दे रखा है और कहते हैं कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी के बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए बस। जैसे अगर आप 8 से इसको चेक करते हो तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, और वो यहाँ हो नहीं रही, तो इसलिए 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप सभी के सम ऑफ डिजिट्स करो, और ये सभी डिजिट्स का, सभी अंकों का योग 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आंसर 4 नज़र आ रहा है, तो यहीं से मैं आपको चेक करा देता हूँ। 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट्स।
और लास्ट 2 डिजिट 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, और 76 को आप डिवाइड करके देखोगे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क से है। देखो, कहते हैं अंजू और मंजू किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, और 18 दिन बाद अंजू ने काम छोड़ दिया, और उसके बाद 20 दिन और लेकर मंजू ने बचे हुए काम को पूरा किया। तो बताना है मंजू अकेले इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकती है। अब 30 दिन में ये काम जो कर सकते हैं, तो वो काम मैं 30 ही मान लेता हूँ, और 30 काम देखो 30 दिन में अंजू और मंजू मिलकर कर रहे हैं, यानी दोनों की क्षमता मिलाकर होगी 1। 18 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया ही था, क्योंकि 18 दिन बाद अंजू ने छोड़ा है, दोनों की क्षमता 1 है, और 18 दिन में 18 काम किया होगा। इसके बाद रिमेनिंग वर्क अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 30 में से 18 गया 12। ये 12 काम अकेले मंजू ने किया है, और वो भी 20 दिन में। तो यहाँ से 1 दिन का काम, यानी कि उसकी कार्य क्षमता मंजू की 3/5 आई। और अब हमें मंजू से ही ये पूरा काम ख़त्म कराना है, और पूरा काम ये 30 है। सिंपली आप इसको ना कार्य क्षमता जो है मंजू की उससे डिवाइड करा लो, और 3/5 का 5 पलट कर ऊपर सॉल्व करने पे पता चल रहा है कि 50 दिन में ये काम पूरा कर सकती है मंजू। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, और ये रिकरिंग डिजिट्स हैं यहाँ पर, जिसको आप बोलते हो बार वाले नंबर्स। कैसे इसको डील करना होता है, कैसे इसको P/Q में बनाना होता है, ज़रूर आपको पता होगा। जैसे अगर इस नंबर की बात करें तो हम करेंगे क्या, इस नंबर को तो एज इट इज़ ऊपर लिख ही देंगे, और नीचे हमें उतने 9 लगाने होंगे जितनी डिजिट्स पर ऊपर बार है, यानी टोटल 6 बारी 9 आपको नीचे लिखना होगा। और इसी तरीके से आप इन दोनों नंबर्स को भी लिख सकते हो, लेकिन सही मायने में ना ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, और इससे बचने का एक तरीका है यहाँ पर, और वो तरीका ये है कि ये वैल्यू ज़रूर आपको पता होगा, ज़रूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कॉमन है। ये एक्चुअली में वैल्यू होती है पाई की, और पाई को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 22/7, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है ना, ध्यान से देखो, वो 0 पॉइंट से है, और ये जो 22/7 वैल्यू होती है ये इतने की होती है। तो अगर मैं इसमें से 3 घटा लूँ तो आप बोलोगे कि फिर 3 घटाने पे यही वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रैक्शन इसकी क्या मिली वो आप सॉल्व कर सकते हो। 7 3 ज़ा 21, और 22 में से 21 गया तो 1/7, और यही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट था जो कैलकुलेटिव था, और आसानी से हमने इसको डील कर लिया। अब बात करें 0.7 बार की, तो आप इसको 7/9 लिख सकते हो। बात करें 0.81 बार की, तो 81 ऊपर और 2 डिजिट्स पे बार था, तो दोनों आप नीचे लिखोगे। 7 से 7 कटा, 9 से ये 9 टाइम्स कटा, और अगर नीचे 299 है तो इसका मतलब ऊपर 2 डिजिट्स पर बार होनी चाहिए, और डिजिट ऊपर एक ही है, तो दूसरा आप खुद से ले सकते हो, और इन दोनों पे आप बार लगा दो, तो सी ऑप्शन आपको मिल रहा है आसानी से। ये इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये LCM HCF से है। कहते हैं कि एक तो नंबर है 74, और एक और कोई नंबर है वो हमें नहीं पता। इन दोनों नंबर्स का HCF 37 है, दोनों नंबर्स का LCM 518 है। कहते हैं दूसरा नंबर बताओ। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर दो नंबर्स A और B हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू होता है इन्हीं के LCM और HCF के प्रोडक्ट के, और बस यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। दोनों में से एक नंबर 74 आपको गिवन है, दूसरा नंबर आप B लिखा रहने दो। LCM 518 है, और HCF है 37। 37 ने देखो इसको 2 बार ही काटा, 2 ने इसको काटा 259 टाइम्स, और सेकंड नंबर बिल्कुल आसानी से आ गया 259। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज से है, और पढ़ते हैं देखो ध्यान से इसको। कहते हैं X Y और Z की करंट एवरेज एज 43 ईयर्स है। 8 साल पहले की अगर बात करें तो X और Y इन दोनों की एवरेज एज 37 ईयर्स थी, और अभी हमें करंट एज ऑफ Z बतानी है।
तो जैसे कि लास्ट में बतानी तो करंट एज है, तो आप ना इस डाटा को पकड़ो पहले। ये जो एक्स और वाई का एवरेज 8 साल पहले 37 था, और मैं पूछूँगी करंट एवरेज बताओ क्या होगा। तो करंट एवरेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 8 आपको इसमें जोड़ देना है। जितने साल आप आगे चलोगे उतना ही एवरेज भी इंक्रीज़ हो जाता है, अगर सेम लोगों को लेके चल रहे हो। इन दो लोगों की ही बात हो रही है करंट में, 8 साल आगे आ रहे हो आप, 37 में 8 ऐड कर लो तो आप बोलोगे 45 ईयर। अब 45 है दो लोगों का एवरेज, और कौन से दो लोग, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का अगर एवरेज 45 है तो इनका सम आप समझ रहे हो, 45 इंटू 2 90 होगा। और साइड से देखो एक्स वाई जेड का भी अगर आप सम निकालोगे तो इनका एवरेज 43 है, नंबर ऑफ पर्सनस 3 है, और 43 3 सा डेट इज़ 129। और 129 में से x प्लस वाई की वैल्यू देखो 90 है, तो z की वैल्यू हुई 129 माइनस 90, और कैलकुलेट करने पे बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आपको मिल रहा है 39 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि इन सभी फ्रैक्शंस में से बताना है कौन सा रिजल्ट रिकरिंग डेसिमल नहीं बनेगा। रिकरिंग डेसिमल का मतलब जो बार में नंबर्स बनते हैं, तो कौन सा इसमें से बार में नहीं बनेगा। अब देखो 1/6 आप समझ रहे हो, ये 0.16 और ऐसे ही चलता चलेगा। अब इसको डिवाइड करके देखना, 3/6 1/2 होता है, और 1/2 आप समझ रहे हो पूरा 0.5 होता है, कोई रिपीट नहीं होगा, 0.5 पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप किसी को भी देख लेना, यहाँ 2/3 बनेगा, और 2/3 का मतलब 0.66 चलता रहेगा, 2/6 का मतलब 1/3 होता है, और 1/3 का मतलब 0.33 ये भी चलता रहेगा। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर नंबर है जो रिपीट नहीं होगा, मतलब जिस पर बार नहीं लगेगा, और वो है 1/2 यानी कि 3/6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो फिर से एक बड़ी DI का क्वेश्चन है। टेबल आपको गिवन है, और यहाँ आपको बता रखा है टोटल 5 स्टूडेंट है जिनके नाम है ABCDE, और 5 ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंग्लिश ये दूसरा लैंग्वेज है, तीसरा मैथ्स, चौथा साइंस, और ये सोशल स्टडीज़। और यहाँ पर देखो हर एग्ज़ाम अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स है उसके लिए। इंग्लिश का 100 नंबर का है, लैंग्वेज का 50, मैथ्स 120, साइंस 80, सोशल स्टडीज़ 75। और किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको टेबल में बता रखा है। सीधा चलते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कहता है कि हु स्कोर्ड दी थर्ड हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर इफ वन कंसीडर दी परसेंटेज स्कोर राउंडेड टू दी नियरेस्ट होल नंबर इन ईच सब्जेक्ट एंड नॉट दी रो स्कोर। देखो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो ये पूछ रहा है कि जो थर्ड नंबर का बच्चा होगा, मतलब एक तो फर्स्ट रैंक जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, फिर सेकंड रैंक, और फिर थर्ड रैंक। तो थर्ड रैंक यहाँ पर किसकी आ रही है, बस ये पूछना चाह रहे हैं। और आपको उसके लिए कोई परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए नीचे जो आप रखते हो टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो वो तो सभी के लिए सेम है। सिंपली आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ नंबर जिसके होंगे उसका ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा, लेकिन हमें देखना है थर्ड हाईएस्ट। तो कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको यहाँ पर भी सबको टोटल करके देखना है, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो रैंक 1 हुई, उसके बाद 2 हुई, और उसके बाद 3। तो जो थर्ड बच्चा होगा वही आंसर होगा, इसको आप खुद से करके देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेंसुरेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको रेडियस और हाइट एक सिलेंडर यानी बेलन की गिवन है, इस रेशियो में आपको इसका आयतन वॉल्यूम भी गिवन है 7392, और रेडियस हमें निकालनी है। अब वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है यानी आयतन का, वो होता है πr²h। तो पाई तो 22/7, आर और एच देखो रेशियो में है, आप दोनों के साथ एक्स लगा दो, अब ये नंबर्स बन गए। तो r² का मतलब आप समझ रहे हो 7x इंटू 7x, दो बार ही लिखोगे। और हाइट जो है वो है 6x,
और इसी से वॉल्यूम बनता है जो कि गिवन है हमें 7392। तो सिंपली आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 7 से 7 यहाँ कटा और 22 से इसको सीधा काटने की कोशिश करते हैं। 3 टाइम्स में ये 66 बनाते हैं, बचा 7 और 9। फिर 3 बारी में ये 66 बनाएगा और बचा 13 और 2 यानी 6। फिर अब आप इसको 7 से काट लो। 7 4 ज़ा 28 और 8 और 6 से आप इसको काटोगे 8 टाइम्स। तो कुल मिला के देखो भाई, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आपको मिल रही है और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है जो कि 7x है, यानी 7 इंटू 2। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड। कहते हैं एक इलेक्शन में जो लोग वोट दे सकते थे उनमें से 95% लोगों ने वोट दिया है, और जिन्होंने वोट दिया है उनमें से 30% जो है इनवैलिड वोट्स हो जाते हैं, यानी अवैध। और विनर कैंडिडेट को अगर बात करें तो 60% उसको मिल रहा है, वो भी वैध मतों का यानी वैलिड का, और इतने वोट उसको मिलते हैं। तो पूछा हमसे ये जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। देखो बहुत सारे इसके तरीके हैं, एक शॉर्टकट मैं आपको उसका बता देता हूँ। जहाँ जरूर एक्स जरूर लिख रहा हूँ मैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है। मान लो कि एक्स लोग वोट दे सकते थे और उनमें से 95% लोगों ने वोट किया, और जिन्होंने वोट किया अब उनमें से देखो 30 तो हो गए इनवैलिड, हमें मतलब है वैलिड से, तो हम निकालेंगे इनका 70%। और अब ये वैलिड वोट्स बन चुके हैं यहाँ तक। इन्हीं वैलिड वोट्स का एक कैंडिडेट को मिल रहा है 60%, तो आप वैलिड का 60% और निकाल लो, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 798। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है देखो, ये 2 ज़ीरो आप काट लो यहाँ से। 7 से ये नंबर ज़रूर कटेगा, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा और 4 ज़ा। फिर इसको हम 6 से काट देते हैं, 6 1 ज़ा और 9 ज़ा। 19 से ये नंबर 5 टाइम्स में कटा, 5 से ये नंबर 20 टाइम्स में कटा, और x की जो वैल्यू होगी ना 20 इंटू 100, 2000 उधर जाकर यही x की वैल्यू है। अब ये आंसर नहीं होगा, बल्कि ये वो लोग हैं जो वोट कर सकते थे, लेकिन इनमें से 95% ने वोट किया है तो 5 ने नहीं किया। सिंपली आप इनका 5% निकाल लो, आंसर मिलेगा आपको 100। सबसे जल्दी यही तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक बार देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ बता रखा है अरुण किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, और अगर वो वरुण के साथ काम करे तो 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ वरुण अकेला कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए का टाइम है 50 डेज़, और ए अगर बी के साथ काम करे, यानी ए और बी मिलकर काम करें, तो लगेंगे 30 डेज़। दोनों का एलसीएम आप लोगे 150 बनेगा, और यही टोटल वर्क भी माना जाता है। उसके बाद 150/50 यानी 3 क्षमता ए की आई, और 150/30 5 क्षमता ए और बी दोनों की। ए की क्षमता देखो यहाँ से आपको नज़र आ रही है 3, तो यानी बी की अपनी क्षमता 2 हुई। अब बी से ये पूरा काम करवाना है 150, और क्षमता उसकी 2 है, तो 75 डेज़ लगेंगे इस काम को पूरा होने में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ आपको बता रखा है मन यात्रा कोई नाम है, तो ये डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की ही दिशा में अगर कोई डिस्टेंस चलती है तो इसको 8.82 घंटे लगते हैं, और अगर उसी डिस्टेंस को ये अप स्ट्रीम में चले यानी कि धारा के विरुद्ध, तो इतना टाइम लगता है 14.7 घंटे। अब पूछा हमसे ये है कि अगर ये दोनों तरफ आए और जाए, लेकिन शांत जल में, इसका मतलब है बोट अपनी ही स्पीड से जाए और अपनी ही स्पीड से आए, और यही जिस डिस्टेंस की बात हो रही है इतना ही डिस्टेंस आना और जाना करे, तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है।
इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है समझना आप। आपको देखो बेसिकली दो चीज़ पता होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ साथ जब बोट चलती है और बोट की स्पीड अगर मैं बी मान लूँ और धारा यानी वाटर की डब्लू, तो यहाँ नेट स्पीड बी प्लस डब्लू होती है जिससे बोट आगे चलती है। और अगर अप स्ट्रीम की बात करें यानी धारा के विरुद्ध, तो यहाँ नेट स्पीड होती है बी माइनस डब्लू। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्पीड है और ये टाइम है। उसी तरीके से ये स्पीड है और इसका जो टाइम है वो इतना है। और स्पीड इनटू टाइम आप समझते हो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यहाँ पर दोनों केसेस में इक्वल है। तो आप दोनों के डिस्टेंस को आपस में इक्वेट करो। लिखना कैसे है इसको देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब बी प्लस डब्ल्यू स्पीड इनटू में टाइम, टाइम का मतलब 8.82। उसी तरीके से आप इसको इक्वल कर दो उसी डिस्टेंस के जो अप स्ट्रीम में चला गया है, बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से 14.7 आवर्स में। अब इसको देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ना मैं एक ज़ीरो और ले लेता हूँ ताकि डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाए। और अब इसको देखो काटना शुरू करते हैं। काटने के लिए देखो आप 2 से भी काट सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि 441 का डबल नज़र आ रहा है ये, और 441 कहीं ना कहीं 21 के टेबल में भी आता है, तो कोशिश करते हैं कि ये भी 21 से कटेगा या नहीं। और अगर 21 का टेबल आपको नज़र आ रहा हो ये कटता हुआ पूरा 70 बारी में कटेगा। 21 से हम यहाँ काटे 4 बारी में हुआ 84, और फिर 2 बारी में, और फिर 14 3 और 14 5। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट करो, और उसके बाद 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3b प्लस 3w बना इस तरफ, और राइट हैंड साइड में 5b माइनस 5w। अब 3b को इधर ले जाते हैं, 5b में से घटा तो बचा 2b, और माइनस 5w इधर आएगा तो 8w। और अगर मैं b की बात करूं तो b इक्वल्स टू हो गया 4w। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब आगे क्या करना है देखो, b की वैल्यू जो है ना वो आपको मिली है 4w, और अब आप ना डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस किसी भी एक तरीके से बना लो, इस वाले टाइम से बना लो। यहाँ जो स्पीड थी देखो वो b प्लस डब्लू थी स्पीड, और टाइम जो था वो 8.82 था। इसी से ही आप डिस्टेंस बनाओ। b की जगह भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो 4w। तो डिस्टेंस आपका बना 5w इंटू में 8.82। और आपको ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये एक तरफ का है, और आपको दोनों तरफ जर्नी करनी है, तो आप इसको डबल कर लो। अब सवाल है कि ये हमें किस स्पीड से चलना है। तो शांत जल में देखो सिर्फ बोट की स्पीड से चलना है, और बोट की स्पीड है 4w। सिंपली आप इसको 4w से कर दो डिवाइड, और बस इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम आपका आ जाएगा। और कर लेना आप इसको कैलकुलेट, मतलब इसको काटोगे तो ये 4.41, और 4.41 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता था वो मैंने शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छा बन जाता है इसके डाटा को देखते हुए। देखो डाटा जो है ना डेसिमल के भी 3 प्लेसेस तक गए हैं, डेसिमल के बाद भी। अगर आप इसको डिटेल करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है आपको। और शॉर्टकट क्या हो सकता है वो समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। देखो एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है आपको कि भाई 8 नंबर है जिनका एवरेज है 57.125। और इसी में से अगर हम बात करें पहले 2 नंबर्स, यानी 8 में से पहले 2 नंबर्स का इतना एवरेज है, अगले 3 नंबर्स का एवरेज देखो 54 है, और लास्ट के जो 3 नंबर्स बचेंगे 6th 7th और 8th, ये तीनों नंबर्स आपको बनाने होंगे एक्स की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ रियल डाटा का यूज़ है। और 7th नंबर हमें निकालने हैं। कैलकुलेशन को जितना छोटे से छोटा किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए एक तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एवरेज 8 नंबर्स का अगर इतना है, तो आप ऐसे मान के चलो कि अब हर नंबर इसी के बराबर रखना है हमें। मतलब अगर हर नंबर 57.125 के बराबर हो जाए तो आसानी से 8 नंबर्स का एवरेज इतना बन जाएगा।
लेकिन इनको जो टारगेट दिया था कि इतना रहना है सबको, शुरुआती 2 नंबर देखो आपके सामने है, ये बहुत पीछे रह गए। कितना पीछे रह गए, तो आपको डिफरेंस करना होगा। अब डिफरेंस देखो लिख के करोगे तो बहुत टाइम ख़राब होगा। आप इसको वैसे ही मतलब अपनी पावर को बढ़ाओ थोड़ा कि डिफरेंस जो है ओरली करने लग जाओ। मैं इसको ऐसे करूँगा कि अगर 0.5 मैं जोड़ूँ तो 43 बना, ऊपर का 1.25 और जोड़ दूँ तो 0.625 बना, और उसके बाद ये 43.125 हो जाएगा, और वहाँ से ये 14 और दूर है। कुल मिला के जो 2 नंबर्स का एवरेज है, जो हमने इनको टारगेट दिया था 57.125 के जितना होने के लिए, ये दोनों नंबर इतना कम निकले, 14.625। अगले 3 नंबर्स की अगर बात करें तो वो तीनों नंबर्स का भी एवरेज ध्यान से देखो 54 है, यानी यहाँ पर भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। कितना कम रह गया ये हर एक नंबर, तो आप बोलोगे 3.125। तो अभी तक का ना हिसाब किताब लगाते हैं कि इन सभी नंबर्स ने कितना टारगेट अपना पूरा नहीं किया। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 और 1.25, यानी माइनस का 29.25 बनेगा, और यहाँ आपका बनेगा -9.375। यहाँ एक और ज़ीरो लिख सकते हैं, और इन दोनों को भी अगर मैं टोटल कर लूँ तो ये माइनस का 38, 29 और 9 38.625, मतलब टारगेट से ये 5 नंबर्स इतना पीछे हो गए। तो अब बड़े ध्यान से समझना है, हमारे पास 3 नंबर्स बचे हैं, और उन तीनों नंबर्स को इतना तो होना ही होना है एवरेज जितना, लेकिन ये वाली कमी भी वही पूरी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ये जो 38.125 की कमी थी, ये हमें पूरी करवानी है इन्हीं 3 नंबर से, जो अगले 3 नंबर से। तो 3 से अगर मैं इसको काट के देखूँ तो ये 12.875, मतलब इन 3 नंबर्स को एवरेज से इतना ज़्यादा और बनाना पड़ेगा, ये रिकवरी करनी होगी। और एवरेज कितना था 57.125, तो 57.125 से 12.875 और बनाना होगा, ये पूरा 70 बना रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई हो तो 6th 7th और 8th इन तीनों नंबर्स का एवरेज अब 70 होना चाहिए। इन तीनों नंबर्स का एवरेज होना चाहिए 70। अब उससे पहले देखो इन तीनों नंबर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं भाई 6th नंबर जो है 7th नंबर से 5 कम है, और 8th नंबर से 10 कम है। अगर मैं 6 नंबर को x मान लूँ और मुझे इसको 5 कम दिखाना है 7 से, तो मैं 7 को फिर 5 ज़्यादा दिखा लूँ, 6 ऑटोमेटिकली 5 कम हो जाएगा। और 8th नंबर से ये नंबर 10 कम था, मतलब 8th नंबर को मुझे इससे 10 ज़्यादा लेना है, तो आप बोलोगे x + 10। और यहाँ एक अच्छी बात क्या निकल कर आ रही है, ये तीनों नंबर्स जो आप देख रहे हो ना, ये AP सीरीज़ बना रही है। यहाँ देखो 5 का अंतर, इन दोनों नंबर्स में 5 का अंतर, और अगर आपने पढ़ा हो तो आप समझ रहे हो AP सीरीज़ में बीचों बीच जो टर्म होती है वही एवरेज होती है। तो यानी इन 3 नंबर्स का एवरेज x + 5 होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है, इन तीनों का एवरेज 70। और पूछा भी हमसे 7th ही नंबर जा रहे हैं, और 7th नंबर की वैल्यू x + 5 है, सीधा आप आंसर करो 70। 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन भाई तब बनेगा जब आपने इन सब मेथड से चैप्टर्स पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हालांकि आप खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें देखो पहले तो ये ब्रैकेट्स जो है आप इनको सॉल्व करो। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, ये 21 का टेबल मुझे नज़र आ रहा है, ये 6 बारी कटेगा और ये 5 बारी, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा के आप इसको ना पलट के लिख लो, यानी 75/18। तो देखो 6 से नंबर 3 टाइम्स कटा, और 5 3 ज़ा 15 ने इसको 5 बारी काटा, और 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इतना जो है ना
हमें मिल रहा है 5/12। उसके बाद देखो यहाँ भी आप वही करो, मल्टीप्लाई लगा के ना इनको पलट लो, यानी 63/18। उसके बाद आप इसको काटोगे, 7 से ये नंबर 9 टाइम्स कटा, 6 से ये नंबर 3 टाइम्स कटा, 3 से फिर ये नंबर 3 बारी कटा, और 36/5 ये बन रहे हैं, चेक कर लेना बाकी आप, और प्लस 23/30 है यहाँ, और इधर 1/10 था। तो बस आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपको बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रेन वाला। कहता है 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयाँ बराबर है और वो एक खंबे को पार करने में, अच्छा दोनों ट्रेनें ना इस तरीके से आ रही है, देखो अपोजिट, और खंबा तो कोई एक ही है। इस खंबे को अगर पहली ट्रेन पार करती है तो 15 सेकंड लेती है, ये दूसरी ट्रेन अगर पार करती है तो 21 सेकंड लेती है। और ये आपको अच्छे से पता है, खंबे को पार करने तक मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेन चलती है, अपनी लंबाई जितना। तो 15 सेकंड में और 21 सेकंड में इन दोनों ट्रेनों ने अपनी अपनी लंबाइयाँ चली है, दोनों लंबाइयाँ इक्वल है। तो आप इसको टाइम एंड वर्क की तरह एलसीएम लेके, 15 और 21 का एलसीएम होता है 105। तो आप मान लो कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जो आपस में बराबर थी वो 105 और 105 के बराबर है। अब पहली ट्रेन ने 105 मीटर यानी अपनी लंबाई 15 सेकंड में चली, तो आप बोलोगे स्पीड इसकी 7 हुई। और उसी तरीके से सेकंड ट्रेन भी 105 मीटर की है, 21 सेकंड में उसने अपनी लंबाई चली, तो डिवाइड करोगे तो स्पीड 5 हुई। अब इसने बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो बताओ कितना टाइम लगेगा। दोनों ट्रेनों की लंबाई 105 और 105 यानी टोटल 210। अब दोनों की लंबाई जितना चलना होगा दोनों को, और आमने सामने स्पीड्स हो जाती है ऐड, और स्पीड भी आप लोगों ने निकाली ली, 7 और 5 12। तो सिंपली आप इसको बस कैलकुलेट करो। आप 3 से काटोगे ये नंबर 70 बारी कटेगा, 3 से 4 बारी, फिर आप 2 से काटोगे 35 बारी, और 2 से काटोगे 2 बारी, और 35/2 आप समझ रहे हो 17.5 सेकंड होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन 5200 गिवन है, यहाँ लिखते चलते हैं साथ साथ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 8 सहित 1/2%, जिसको आप कन्वर्ट करोगे 8 दूनी 16 और 1 17/200। और आपको टाइम भी गिवन है 2 साल 3 महीने। देखो 2 साल तो पूरे हैं, 3 महीने को साल में बनाने के लिए 12 से डिवाइड, यानी 2 सहित 1/4, जिसको आप लिख सकते हो 9/4। और सिंपली आपसे इंटरेस्ट पूछा है, बस सिंपली इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कहने को ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का लग रहा है, बाकी पढ़ते हैं इसको। सारी का पहला 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलती है, फिर अगला 1 किलोमीटर 12 मिनट में, और आखिरी के 2 किलोमीटर 17 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब तीसरा किलोमीटर भी 17 मिनट में और चौथा किलोमीटर भी 17 मिनट में। और पूछा हमसे जा रहा है एवरेज टाइम। देखो ये सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर एवरेज स्पीड पूछता तो हमें इसको कॉन्सेप्चुअली करना होता है। एवरेज टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी टाइम है सिंपली उनका एवरेज निकालना है। एक टाइम देखो यहाँ 10 मिनट है, दूसरा टाइम 12 मिनट है, और अगले 2 टाइम 17 और 17 है। तो सिंपली आपको इन चारों नंबर्स का एवरेज निकालना है, जिसके लिए आप चारों को जोड़ोगे डिवाइडेड बाय 4, और 17 17 34, और ये बना कितना 24। हाँ जी, तो ये 56 बन रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। और डिवाइड आप जब इसको 4 से करोगे तो पूरा 14 मिनट आपको आंसर मिल रहे हैं, यही एवरेज टाइम है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था बिल्कुल इजी था, और यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी सब्जेक्ट्स आप खुद से एनालाइज ज़रूर करना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास कोई और आंसर की हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या कोई भी नई आंसर की हो, तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर की। और जो भी है मतलब आंसर आप सॉल्व कराना चाहते हो, कोई डाउट भी हो तो आप सेंड कर सकते हो। बाकी आज इतना ही रखेंगे, नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। बाकी थैंक यू।